यस बच्चों, तो हम लोग रेट कांस्टेंट तक तो स्टडी कर चुके थे, ठीक है। अब आज बच्चों हम लोग करेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है बच्चों, 2a+b फॉर्मेशन ऑफ सी। एक ही सिंपल सी रिएक्शन आपको दे रखी है और फिर यहाँ पे बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ए यहाँ पे आपका रिएक्टेंट, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक। बोला है द यूनिट with respect to A, the unit of rate and rate constant, rate and rate constant are equal, are equal। फिर इसमें आपको दे रखा है with respect to V, V भी आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है। the unit of rate constant, rate constant is minute inverse, minute inverse, ठीक। देन रेट लॉ, देन इस गिवन रिएक्शन का बच्चों रेट लॉ क्या होगा, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। तो एक बारी मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूं बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है 2a+b फॉर्मेशन ऑफ सी, ए बी रिएक्टेंट है, सी आपका प्रोडक्ट। तो उसने बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर इक्वल। मतलब जो ए आपका रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये देखा गया कि रेट और रेट कांस्टेंट दोनों ही इक्वल है, ठीक है। फिर उसने बोला है कि सेकंड पॉइंट में कि विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में, भाई ए के रिस्पेक्ट में क्या देखा गया कि रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे बच्चों यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में देखा गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मिनट इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट का जो बच्चों यहाँ पे यूनिट मिला है, कैपिटल के का जो यूनिट मिला है वो है मिनट इनवर्स, ठीक है, यस मिनट इनवर्स। तो उसने पूछा है कि इस गिवन इक्वेशन का रेट लॉ क्या। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो देखते हैं बच्चों। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के अंदर इस गिवन इक्वेशन का हम रेट लॉ कैसे लिखें, तो पहले स्टेटमेंट देख लो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या हो रहा है, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम फर्स्ट ए के रिस्पेक्ट में अगर बात करें इंडिविजुअल, तो भाई यहाँ पे आर इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट, और ए की पावर बच्चों अगर जीरो होगा, ध्यान दो, अगर ए की पावर जीरो होगा तो ही बेटा किसी की पावर जीरो वो तो वन हो जाएगा, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पता है कि आर इज इक्वल टू के, तो आर इज इक्वल टू के कब पॉसिबल है बताओ? आर इज इक्वल टू के कितना पॉसिबल होगा कि बच्चों यहाँ पे क्या हो, जीरो ऑर्डर हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर। यहाँ पे जीरो ऑर्डर, अगर बच्चों यहाँ पे आप, हाँ बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा है, यस। ये फर्स्ट कंडीशन तभी सेटिस्फाइड हो सकती है जब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ए है उसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू ए बोला है कि रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल है। वो इक्वल तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब ए की पावर जीरो हो जाए। पहली चीज समझ में आ गई, स्टेटमेंट इज क्लियर। नाउ कम सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट बोला है कि बी के रिस्पेक्ट में जो आपका रेट कांस्टेंट है, मतलब जो कैपिटल के है, उसका यूनिट बच्चों यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है। यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स दे रखा है, आप लिख लो। मिनट इनवर्स दे सकता है या फिर मिनट इनवर्स के अलावा सेकंड इनवर्स दे सकता है, मतलब टाइम का ही इनवर्स दे रखा है, ठीक है। मिनट इनवर्स हो सकता है आपका, यहाँ से सेकंड इनवर्स हो सकता है, ठीक है, आपका टाइम इनवर्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक यूनिट दे रखी है मिनट इनवर्स, तो हम कैसे रिलेट करें? तो बी के रिस्पेक्ट में के का यूनिट ये है, तो इसका मतलब आपको मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेट कांस्टेंट में कि मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, जरा याद करो कहाँ पे आता था बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही आपका निकल के आता था, बिल्कुल, मिनट इनवर्स रेट कांस्टेंट का यूनिट, यस। क्लियर है यहाँ तक? तो आर इज इक्वल टू बच्चों क्या बनेगा बताओ?
यहाँ से ए की पावर तो 0 बच्चों यहाँ से फिक्स हो गई है, क्वेश्चन की कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी। और यहाँ से चल गया है पता आपको इस गिवन इक्वेशन में कि जो रेट कांस्टेंट आपका मिनट इनवर्स आता है तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है, तो विद रिस्पेक्ट टू बी इसकी पावर हो जाएगी 1। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे इक्वेशन डिफाइन हो गया है। तो ए की पावर 0 उसका मतलब नथिंग, उसे कैंसिल भी कर सकते हो। तो आर इज इक्वल टू फाइनल गिवन ऑप्शन में टिक करना होगा कि ए तो खत्म ही हो गया बच्चों, बी बचा है, ठीक है ना। तो बी की पावर क्या हो जाएगी 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और एज वेल एज बच्चों इसका जो रिजल्टेंट होगा रिएक्शन का ऑर्डर उसकी वैल्यू क्या होगी 1। इट इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक्सप्लेनेशन क्लियर सभी बच्चों को? अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज से आपको समझ में आया होगा, करेक्ट वे, परफेक्ट। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया यहाँ पे कि भाई ए रिएक्टेंट है, इसे बच्चों कन्वर्ट हो रहा है बी। ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट, परफेक्ट। देखो ध्यान से, इसमें और क्या दे रखा है यहाँ बच्चों, ए का आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है बच्चों कॉन्सेंट्रेटर में मोलरिटी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम दे रखे हैं रेट। ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पे बात करने वाले हैं, ध्यान देना। तो बच्चों जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ये आपको दिया गया 0.1, ठीक है, 0.1 डाटाबेस। और यहाँ पे जब रेट निकाला गया तो रेट की वैल्यू बच्चों आई 0.1 कॉन्सेंट्रेशन पे 4 इंटू 10 की पावर -4। और रेट बच्चों यहाँ पे दे रखा है आपको मोलरिटी पर सेकंड के साथ। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? रूल्स में लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मोलरिटी पर सेकंड। तो अब इसके बाद बेटा जब सेकंड एक्सपेरिमेंट कराया गया तो वहां पे देखा गया कि भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 किया है मैंने, 0.1 से कन्वर्ट करके 0.2 किया है, तो इसका रेट बच्चों हो पाया गया कि 8 इंटू 10 की पावर -4। इसी तरीके से तीसरा एक्सपेरिमेंट कराया गया तो ये पाया गया बच्चों ये 0.4, भाई ये 0.2 से 0.4 में कन्वर्ट हुआ। और फिर इसका जो रेट हो गया बच्चों 16 इंटू 10 की पावर -4। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ऑर्डर क्या होगा इसका, दूसरा बच्चों पूछा कैपिटल के की वैल्यू क्या होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये दो चीजें आपको बतानी है। सभी क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, कंपेरिजन। तो सिंपल बच्चों, सॉल्यूशन की तरफ अपन आते हैं और यहाँ पे हम कंपैरिजन की तरफ फोकस करते हैं। कैसे, सुनना बच्चों ध्यान से। यहाँ से क्या करना होगा कि भाई 0.1 से 0.2 हुआ, ठीक है, या मैं बोलूं कि 0.2 से 0.1 हुआ, वॉट जो भी है। तो उस समय आपकी इसकी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज डिक्रीज हुई। मेरी बात समझ में आ रही है? वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, कुछ इस तरीके से। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें पैटर्न आपको दिख रहा है, वो पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को समझने के लिए हमें स्मॉल एन निकालना पड़ेगा। स्मॉल एन निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, इस गिवन इक्वेशन से रेट लॉ बनाओ। इस गिवन इक्वेशन से इसका रेट लॉ क्या होगा, वो होगा आर इज इक्वल टू के, ए आपका रिएक्टेंट है, ए की पावर एन, यही होगा बच्चों, करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये डाटा दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन, और बाकी आपको रेट दे रखा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या करें कि पहले एक्सपेरिमेंट कंपैरिजन में दूसरा एक्सपेरिमेंट जैसे ही हुआ है तो 0.1 से 0.2 हुआ, इधर आपका रेट भी इंक्रीज हो गया। फिर से तीसरा एक्सपेरिमेंट हो गया दूसरे से, तो फिर से आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है और इधर रेट भी इंक्रीज हो गया है। तो मतलब मैं यहाँ पे वही फॉलो कर सकता हूँ जो पहले वाली ट्रिक थी, क्या, R2 डिवाइड बाई R1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो बच्चों फिनिश हो जाएगा कंपैरिजन करने पे, ऊपर हो जाएगा A2 डिवाइड बाई A1। हमारी के से तो के कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पे पावर है। अब आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू में क्या चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो देख लो बच्चों, ये आपका टैंक पर -4 तो फिनिश ही हो जाएगा, ये 4 है ये 8 है, 2 टाइम्स हो रहा है, समझ में आ रहा है? 0.1 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 का तो आपका 0.2 हो जाएगा। तो मतलब रेट पे अगर आप फोकस करो यहाँ पे, तो ट्वाइस को डिफाइन कर रहा है, मतलब 2 की पावर 1। देख सकता हूं मैं इसको इस तरीके से, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, अब A2 बाई A1 कॉन्सेंट्रेशन देख लो यहाँ पे 0.2 वो 0.1, भाई 0.1 तो A1 है, 0.2 आपका A2 हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है?
तो ये बच्चों क्या होगा, 2 की पावर n होगा। हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, इजी है, सभी को समझ में आ रहा है। यस, बेस बच्चों सेम है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, n निकल के आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों? n 1 निकल के आ गया है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो n की वैल्यू यहाँ पे आपको n दे रखा था, इसको अपन 1 लिख सकते हैं। तो रेट लॉ हमारा बन गया r इक्वल टू k a की पावर 1। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। यस, अब बच्चों यहाँ से बात करेंगे हम लोग कि k कैसे निकाला जाए। बात समझ में आ रही है? n सभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब निकालो जरा k की वैल्यू, करो सॉल्व करो, k कैसे निकाला जाए। यस, देखो बच्चों, सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। तो बच्चों यहाँ से हमारी जो रेट लॉ से अकॉर्डिंग बन गया हमारा इक्वेशन, r इक्वल टू के a की पावर हो गया है बच्चों 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k इक्वल टू लिख सकता हूँ r डिवाइड बाई क्या, r डिवाइड बाई a की पावर 1। 1 को छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो k इक्वल टू आ गया r डिवाइड बाई a। r आपका रेट है, अब k पे आ जाओ। ठीक है, k इज इक्वल टू, भाई पावर मुझे पता चल गई तो कोई वही तो दिक्कत कर रही थी, वही सॉल्व हो गई। तो रेट बच्चों कोई सा भी ले लो यार, और कॉन्सेंट्रेशन कहीं भी किसी को उठा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं चलो पहला केस लेके सॉल्व करूंगा, अब दूसरा लेके भी सॉल्व करूँ, तीसरा लेके भी सॉल्व करूँ, क्या के की वैल्यू सेम आएगी? अगर के की वैल्यू सेम आती है तो हमारा आंसर सही है। तो आर बेटा देखो बताओ, फर्स्ट केस में क्या है, 4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई नीचे 0.1, यही लिखा जाएगा। और इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 4 इंटू 10 की पावर -3। चेक कर लो, के की वैल्यू आ गई पहले एक्सपेरिमेंट से, तेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट भी चेक कर लो। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या दे रखा है, 8, तो 8 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 0.2, यही दे रखा है। कैंसिल करोगे इससे तो आपका 0.4 ही हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। 4 इंटू 10 की पावर -3, क्या समझ में आ रहा है? इट इज क्लियर। तो के की वैल्यू भी बच्चों निकल के आई कि नहीं आई? तो के की वैल्यू भी निकल के आ गई, एज वेल एज इसका ऑर्डर भी आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, रिएक्शन बच्चों दे रखी है कि 2A से कन्वर्जन हो रहा है B के अंदर। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे A आपका रिएक्टेंट है, इधर बच्चों मैंने रेट दे रखा है। आपका जो रिएक्टेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों है आपका मोलरिटी के अंदर, और रेट आपको दे रखा है मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड। जरा देखते हैं डाटा। जब 0.1 कॉन्सेंट्रेशन था बच्चों ए का, ए जो रिएक्टेंट यहाँ पे दे रखा है देखो रिएक्शन के अंदर, तो इसका रेट है आपका 2 इंटू 10 की पावर -8। जब बेटा इसका आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.3 हुआ, तो अभी भी ये रहा 2 इंटू 10 की पावर -8, फिर इसका 0.4 हो गया। ठीक है, तो उस समय इसका देखा गया कि बच्चों ये अभी भी रहा 2 की पावर -8 करके। ठीक है, तो इस गिवन डाटा के बेस पे आपको बताना है कि रेट लॉ क्या होगा। ठीक है, रेट लॉ क्या होगा एज वेल एज के की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, यस, ट्राई करो बच्चों, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो अपन बच्चों बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, है ना। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो और कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करो, इजी है बिल्कुल। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व किया जाए बच्चों, इसकी रेट लॉ की इक्वेशन बना सकते हो आप। ठीक है, अब ये इक्वेशन दे रखी है, ऐसे रेट लॉ की इक्वेशन, तो बच्चों रेट लॉ कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, तो जरूरी नहीं कि ए की पावर 2 ही हो, जो कॉफिशिएंट दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट आपका k, ठीक है, और a की पावर लिख लिया मैंने n, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, तो वट एवर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी वैल्यूज हमने n ले लिया। नाउ वी विल कंपेयर, ऐसे क्वेश्चंस को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है, 0.1 है, 0.3 है, 0.4 है, ये कन्वर्जन हो रहा है बार बार, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं बदल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जरा चेक करके देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है। तो R2 इज डिवाइड बाई R1, हम कंपेयर करते हैं, और यहाँ से A2 डिवाइड बाई A1, कोई कंफ्यूजन, इसकी पावर n। फिर उठाओ बच्चों कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं अपन। तो देखो रेट तो आपको दिख रहा है कि अगर कोई भी रेट उठा के देखो, मैंने फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट लिया, तो आपको तो रेट तो बराबर ही मिलने वाला है, तो ये हम लिख लिया मैंने बटा 1, कोई कंफ्यूजन, 1 लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू, मैंने जरा यहाँ पे आता हूँ कॉन्सेंट्रेशन पे, तो कॉन्सेंट्रेशन E2 में लिया मैंने सपोज 0.3, ये लिया मैंने 0.1, तो यहाँ से क्या होगा 0.3 डिवाइड बाई 0.1, तो मतलब ये 3 आ जाएगा, और 3 की पावर बच्चों n हो जाएगी, सीधा लिख लिया मैंने, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये बच्चों 1 है, इसको फिनिश करना है।
मुझे इसका बेस 3 बनाना है, तो मैं क्या करूं, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 की पावर n। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। तो सीधा बच्चों कंपेयर कर लो, तो n इज इक्वल टू 0 आ गया। n इज इक्वल टू जैसे ही 0 आया तो हमारा जो रेट लॉग इक्वेशन है, जहां पे आपको n दिख रहा था वहां पे आप 0 रख सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर? तो a की पावर 0 वो तो खत्म हो जाएगा 1, तो बचेगा r इज इक्वल टू के। r इज इक्वल टू के आ जाएगा, और r इज इक्वल टू के आते ही आपको क्या दिखेगा, k की वैल्यू भी दिख जाएगी, बिकॉज r o के इक्वल हो गए ना। और r o के जैसे इक्वल हो गए तो पूरा का पूरा यहाँ से आप देख लो, तो रेट तो पूरा का पूरा यही है, 2 इंटू टेन पर माइनस 8, 2 इंटू टेन पर माइनस 8। तो यहाँ पे आपका जो रेट लॉ भी आपको समझ में आ गया, और के की वैल्यू बच्चों यही होगी जो ऊपर दे रखा है, बिकॉज r इज इक्वल टू के हो गया ना। आप यहाँ देखो ना, a की पावर 0, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू के बचेगा। तो r की वैल्यूज तो हमें पहले से दे रखी है, राइट, और यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। बट यूनिट बच्चों प्लीज ध्यान रखना, यूनिट क्या है, मोलरिटी पर सेकेंड। जिस तरीके से ऑप्शंस में आपको दे रखा हूँ उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि 2a प्लस बी नाउ कन्वर्जन ऑफ c। ये आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, और बच्चों यहाँ पे आपका रेट है। रेट आपको पता है किसमें होगा, मोलरिटी पर सेकेंड में, मोलरिटी पर सेकेंड के अंदर दे रखा है। बाकी ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बच्चों किसमें है, मोलरिटी में है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट कराया गया, तो जहां पे ए का बच्चों कॉन्सेंट्रेशन देखा गया 0.1 कैपिटल एम, बी का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों पाया गया 0.2 कैपिटल एम, और रेट यहाँ पे डिफाइन हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -4। इसी तरीके से जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट कराया गया तो यहाँ पे मिला 0.1 कैपिटल एम कॉन्सेंट्रेशन, फिर बच्चों यहाँ देखा गया बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 कैपिटल एम। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन तो रेट में, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चलो इसका 0.1 रखते हैं, 0.1 इसे कर लिया मैंने 0.4, कंपेरिजन करने में आसानी होगी। फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -4। इसी तरीके से थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात की गई तो यहाँ पे 0.4 मिला कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दिया गया, और यहाँ पे आपका 0.1, ठीक है, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट बच्चों क्या डिफाइन किया गया, रेट हो गया यहाँ पे इसका आपका 8 इंटू 10 की पावर -4, इस तरीके से कुछ। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट कराया गया जहां से 0.2 कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको बताना है बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर निकालना होगा। और जब आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है और आपका फाइनल रेट यहाँ पे है 4 इंटू 10 का -4, तो आपकी बी की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं कि भाई के की वैल्यू क्या होगी, के का आपको आंसर बताना है कि भाई जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज रेट लॉ, रेट लॉ के बारे में बात करी जाएगी, और यहाँ से फाइनली आपको बी का कॉन्सेंट्रेशन भी निकालना है। बात समझ में आ गई। ये कुछ क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन, इनके आंसर्स क्या होंगे। समझ में आ गया पूरा? चलो सॉल्व करो। यस देखो आंसर करते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कुछ, क्योंकि बिकॉज हमें नहीं पता ए की पावर क्या है, बी की पावर क्या है, तो पहले पी क्यूब अगर आपको निकालने पड़ेंगे रेट लॉ के लिए, ठीक है। तो बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, तो रेट लॉ से बच्चों लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के, और इस ए की पावर आपका सपोज जो भी लिखना है पी लिख लो, और जो बी है उसकी पावर आप क्यू लिख लो। नहीं पता मुझे तो मैंने पी क्यू लिख लिया है। अब यहाँ से ये जो आपका यहाँ से एक रेट लॉ की क्वालिटी मैंने इक्वेशन बना जिसे कंपेयर करो। अब कंपैरिजन जब करते हैं तो एक बात ध्यान रखना है कि एक वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, बाकी दूसरी वैल्यू से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कंपैरिजन के टर्म में, मैं लिख सकता हूँ ना R2 डिवाइड बाई R1 इस तरीके से, इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1, अरे वही पैटर्न है बच्चों, ठीक है, इसकी पावर P, और सेकेंड आपका है B2 डिवाइड बाई B1, और इसकी पावर आपकी Q, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो R2/R1 है, A2/A1 है, इससे हम कंपेरिजन किसके डाटा कर सकते हैं। तो जरा इधर आ जाओ, क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करो ध्यान से, कोई दो टर्म आपके सेम होनी चाहिए, तो हम किसके साथ कंपेरिजन करें, ध्यान दो। जब पहली बार हम बात करेंगे तो इन दोनों कंपेरिजन कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.1 सेम है, सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ, तो यहाँ से 0.2 यहाँ से 0.4 है,
और ये वैल्यू आपकी डिफरेंट है, एटलीस्ट वन वैल्यू मस्ट बी सेम, ठीक है। तो कम से कम एक कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम होना चाहिए, या फिर ए का या फिर बी का, एक बार कंपेरिजन करने पे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो चीज सेम हो जाएगी वो तो कैंसिल ही हो जाएगी, तो दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन आपको निकल के आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इट इज क्लियर? यस। अब सुनना ध्यान से। तो बच्चों मैं R2/R में बात करूं तो यहाँ से आपका 8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁴ करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप देख लो यहाँ से 4 आ गया, इज इक्वल टू A2/A1 करो, 0.1 डिवाइड बाई 0.1 वो तो 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर P सीधी हो जाएगी। जरा यहाँ पे 0.4 डिवाइड बाई 0.2 करेंगे तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, 2 की पावर आपकी Q हो जाएगी। अरे बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? तो मैं देखो, 1 की पावर व्हाटएवर जो भी हो वो तो 1 रहेगा, तो उससे ये तो खत्म ही कर दो। तो यहाँ से ले सकते हैं 2 की पावर, बिकॉज बेस यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर Q। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। देख लो बच्चों, Q की वैल्यू 2 आ गई, Q की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, ये तो बात तो समझ में मुझे आ गई कि सर Q की वैल्यू यहाँ से एक तो वैल्यू पता चल गई है 2, तो P कितना होगा? तो P को भी निकालते हैं हम लोग। तो P को निकालने के लिए हम क्या करें बताओ बच्चों? P को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि फर्स्ट और 3 को कंपेयर करा लें। फर्स्ट एंड 3 को पहले कंपेयर करें, 1 और 2 को कराते हैं फर्स्ट एंड 3 को। फर्स्ट 3 में क्या है? यहाँ पे 0.2 है, यहाँ भी 0.2 है, तो इन दोनों को आप कंपेयर करा लें, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो बच्चों इधर 0.1 इधर 0.4। अरे ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस। तो मुझे यहाँ से पता चल गया है Q, तो जल्दी से निकालो बच्चों, बताओ P का आंसर क्या होगा? यस। यस, P का आंसर निकाला है ओम ने, 4 होगा। P का आंसर आपका 4 होगा। अच्छा, ठीक है। तो P का आंसर 4 आया आप लोगों का। अच्छा, ठीक है। मैं एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ, ठीक है? आपने निकाला है, यस। देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? जब मैं बच्चों कंपेयर करूंगा 1 और 3 को कंपेयर कर लेते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ से हो जाएगा R3 डिवाइड बाई R1, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A3 डिवाइड बाई A1 इसकी पावर P, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं हम लोग B3 डिवाइड बाई B1 और इसकी पावर आपकी Q। कोई कंफ्यूजन नहीं? जरा वैल्यूज देखो बच्चों। रेट रेट जरा देखो, रेट यहाँ पे कितना है? 8 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे कितना है? 2 इंटू 10⁻⁴। जरा कंपेयर करो तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा सीधा। 4 इज इक्वल टू A3/A1 पे आ जाओ, तो A3/A1 कितना होगा? A3 देखो, A3 मतलब ये है 0.4, इधर 0.1 है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 की पावर P। और B1 देखो, B1 और B3 दोनों 0.2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, उनको छोड़ दो। तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ जरा? यस बच्चों। अरे भाई बेस तो दोनों के सेम है, ठीक है। ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं? 1 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1 तो 4 ही रहेगा। तो P के बराबर क्या हो गया है? 1 ना, तो P की वैल्यू हो गई है सीधी 1। और Q की वैल्यू अभी निकाली थी बच्चों, Q की वैल्यू थी आपकी 2। तो P और Q जहां पे दिख रहा है, तो P की जगह लिख दो बच्चों 1 और Q की जगह लिख दो आप 2। हो गया आंसर? समझ में आ गया? रेट लॉ बन गया बच्चों। क्या? R इज इक्वल टू K, A की पावर 1 B की पावर 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर बच्चों, इसका ऑर्डर निकालना था अपन को, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 + 2, आंसर हो जाएगा 3। कोई कंफ्यूजन बताओ जरा? हो गया? ऑर्डर समझ में आ गया? अभी K की वैल्यू बची है, ऑर्डर क्लियर हो गया? यस। अब सुनो K। तो K की वैल्यू बच्चों निकालने के लिए तो इसी इक्वेशन को उल्टा कर दो, K इज इक्वल टू R डिवाइड बाई A की पावर 1 थी और B की पावर आपकी 2 थी। उठा लो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन कोई सा भी और लगा दो यहाँ पे रेट के साथ। तो रेट ले लिया मैंने 2 इंटू 10⁻⁴, मैंने डाटाबेस दे रखा है ना, उसी से ले लिया फर्स्ट वाले को, डिवाइड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन ले लो बच्चों 0.1 उसकी पावर 1 इंटू बी बेटा ले लेते हैं 0.2 इंटू 0.2 कर दिया, उसकी पावर 2 थी इसलिए। जरा इसको सॉल्व तो करो, इसको सॉल्व करो, देखो बच्चों क्या आंसर आएगा। ऊपर तो आपका ठीक है 2 इंटू 10⁻⁴, 0.2 दिख रहा है और 0.1 ऊपर का 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नीचे 4 मिल गया। तो अब इसको और कैसे किया जाए बताओ बच्चों? अब तो सिंपल कैलकुलेशन है यार। यस। क्या बचेगा यहाँ से? यहाँ से आएगा आपका, ये तो 5 हो जाएगा, 4 5 20, 5 इधर से, और ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2। बताओ जल्दी से। यस बच्चों, के की वैल्यू तो निकालनी थी।
0.05, ठीक है, उसको मैंने इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक पैटर्न के ऊपर। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो फाइनली हम लोग यहाँ से बी निकालना था, एक क्वेश्चन और बचा है ना, बी निकालना है अपन को, तो बी कैसे निकाला जाए, तो बी भी यहीं से निकल जाएगा। आर इज इक्वल टू, बिकॉज के की वैल्यू भी पता चल गई है, आर की वैल्यू भी पता है मुझे लास्ट वाले इक्वेशन में, है बाकी ए का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, बी का निकालना है, तो सब कुछ पता है, तो लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2, ये इक्वेशन बनेगी। बस इसके अंदर वैल्यूज रखनी है, तो लास्ट में तो आपका 4 इंटू 10 की पावर -4 लिख लो, इज इक्वल टू के की वैल्यू अभी निकाली थी 5 इंटू 10 की पावर -2, ये के की वैल्यू हो गई। ए का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों 0.2 है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है उसकी पावर 2। आ गया समझ में? सिंपल इसको कैलकुलेशन करना है, तो बी की वैल्यूज आपको यहां से निकल के आ जाएगी। बच्चों बात समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस से हम देख सकते हैं। चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल की बाई रेट कांस्टेंट करना है बाई इंटीग्रेशन, ठीक है, बाई इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अभी तो इक्वेशन मेथड वगैरह लगा लिए हैं, है ना, रेट वो सब, अब यहाँ से बात करते हैं। तो बच्चों इसको फॉलो करने के लिए हम लेते हैं बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम लोग करेंगे यहाँ पे फॉलो। अब देखते हैं, तो बच्चों सबसे पहला हमारा जो लॉ आता है वो आता है आपका जीरो ऑर्डर के साथ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले बच्चों फर्स्ट आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ एक्सपेरिमेंटल है चीजें, उसको बता देता हूँ, बाकी आपको अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से सिर्फ समझ लो, बहुत इजी, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने लिखा है कि t इज इक्वल टू 0, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या थी a, ये कितना होगा 0, t इज इक्वल टू टी टाइम बाद बच्चों ये क्या होगा a माइनस एक्स होगा, कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ बच्चों x का फॉर्मेशन, तो चेंज कितने का हुआ जल्दी से बताओ बच्चों, यस चेंज कितने का हुआ है, जो चेंज हुआ है उसी को हम लिख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू बच्चों हम लिख सकते हैं, a रिएक्टेंट यहाँ पे है, तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, टर्म को समझो ध्यान से, ठीक है, एकदम से लिखने बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ब्रैकेट में, भाई ए का जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, ए माइनस एक्स रिजल्टेंट हुआ है, अरे भाई टी टाइम बाद ए माइनस एक्स हुआ है, इधर आपका ए था, तो चेंज ये तो निकालना है, तो चेंज निकाल लो बच्चों, तुम क्या लिखना है, यहाँ से आपका ये डी हो गया है, इधर आपका ये डी, और ए का कॉन्सेंट्रेशन बदला है, तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे ए माइनस एक्स माइनस ए, कोई कंफ्यूजन, डिवाइड बाई डी टी। हो गया बच्चों? कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो गया, जल्दी से कैंसिल कर दो, ए से ए बच्चों कैंसिल हो गया, माइनस माइनस जो है वो तो आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये हो गया बच्चों, हो गया प्लस dx डिवाइड बाई dt। तो भाई ए के रिस्पेक्ट में आपको जो चेंज मिला, रेट मिला, वो dx बाई dt हो गया। अच्छा अब जरा बी के रिस्पेक्ट में चेक कर लो, तो भाई बी के रिस्पेक्ट में चेंज क्या है, तो भाई आर को मैं लिख सकता हूँ बी के रिस्पेक्ट में प्लस करके, प्लस db डिवाइड बाई dt, ऊपर माइनस लिखा था यहाँ पे प्लस लिखने वाले हैं, बिकॉज ये प्रोडक्ट है। तो बच्चों यहाँ चेंज क्या है, x माइनस जीरो, तो x आ जाएगा सीधा, तो dx डिवाइड बाई dt। तो दोनों जगह देखो बच्चों क्या है, भाई दोनों जगह जो रेट है बच्चों वो dx बाई dt, यहाँ भी dx बाई dt, चाहे a के रिस्पेक्ट में हो चाहे b के रिस्पेक्ट में चेंज हो। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ रही है, पूरी बात समझ में आ रही है? यस बच्चों, दोनों के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, सेम आंसर मिल रहा है, भाई मजेदार कहानी है ये, ठीक है। तो अपन रेट पे आते हैं, तो r इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस डी ए डिवाइड बाई, एक टर्म को समझो, ठीक है, बुक्स में लिखा है, आपको समझ में कम आया होगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा, देखो प्लस db डिवाइड बाई dt अपन लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस dx बाई dt। अरे बताओ भाई जल्दी से, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लीज बच्चों बताओ। रेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेक्टेंट की टर्म में माइनस करके, इन केस ऑफ प्रोडक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, रेक्टेंट का टर्म है बच्चों, ये प्रोडक्ट का टर्म है, अगर मैं चेंज के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये आंसर क्या सही है, बिल्कुल सही है, dx बाई dt, इट इज करेक्ट। हर टर्म को समझने की कोशिश करो, रट्टा मार के बैठ जाओगे तो भाई देखो आप कुछ नहीं हो सकता। ये बात पूरी समझ में आ गई, बिल्कुल सही। अब बच्चों हम बात करते हैं एट एनी टाइम, बिल्कुल सही। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि जीरो ऑर्डर के लिए एट एनी टाइम को डिफाइन करते हैं, देखते हैं। तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लिया मैंने K0, जीरो ऑर्डर के लिए है, और कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर क्या होगी बच्चों, जीरो, बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं पहले बोल दिया। R को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू बच्चों K0 है जीरो ऑर्डर के लिए, भाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या भाई, ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा वो t टाइम बाद, मैंने यहाँ पे एक टर्म ही बोला था कि जो लिखी वैल्यू है ये बच्चों क्या है, एट एनी टाइम t,
एट एनी टाइम टी के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा था बताओ बच्चों, इनिशियली कितना था, ए था, आपकी टी टाइम बाद कितना, ए माइनस एक्स था, तो यहाँ पे ए माइनस एक्स आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में इतनी आई? इसकी पावर कितनी, 0। भाई ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या बच्चों, के 0। तो मैं लिख सकता हूँ dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू के 0। कोई कंफ्यूजन? अब बेटा डिफरेंशिएशन के साइन को निकालना पड़ेगा, तो इसका अपोजिट इंटीग्रेशन लेके आ जाओ। तो यहाँ बच्चों बचा है dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू के 0। पूरा फील आ रहा होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ लिख सकता हूँ मैं dx इज इक्वल टू के 0 इंटू dt। अरे dt को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ले लो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा और इसको इंटीग्रेट कर दो। बात समझ में आ रही है? और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है वो आपको टर्म पता है भाई। x का जो कॉन्सेंट्रेशन है, भाई जो x का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना है। इधर टाइम वाला है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट आंसर बच्चों ये देखो, ये इसका अपोजिट है, तो ये डी से डी, ये डी से इंटीग्रेशन टर्म फिनिश हो जाएगा, यहाँ से डी फिनिश हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या सीधी आ जाएगी बताओ, के 0 इंटू टी निकल के आ जाएगी। बताओ जरा। तो टी टाइम बाद जो x, व्हाट इज x, x क्या था बच्चों, x कुछ यूं था, अगर आपको पता हो कि भाई a से b में चेंज हो रहा था, तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू a थी, ये 0 था। टी टाइम बाद इसकी वैल्यू a माइनस एक्स थी, तो ये x का फॉर्मेशन, मतलब डिसोसिएशन टर्म निकल के आया। मतलब x क्या है, x आपका डिसोसिएशन वैल्यू है कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a था उसमें से x पार्ट रिमूव हुआ है, तो x ही फॉर्म होगा आपके टी टाइम बाद b। तो x अगर आपको निकलना है कि टी टाइम बाद कितना अमाउंट बचेगा या फिर टी टाइम बाद कितना बी का फॉर्मेशन होगा, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। एस इक्वल टू के नॉट इंटू टी को फॉलो करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बच्चों? बाकी आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन लेते हैं तो प्लस सी लगा लो ग्राफ बनाने के लिए, और क्या है, एक्स इक्वल टू के नॉट इंटू के 0 इंटू टी प्लस सी कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन जब करते हैं। ठीक है, बस यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस। अब सुनो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा x, वो कितना होगा, 0। भाई x तो कुछ बना ही नहीं होगा t इज इक्वल टू 0 पे। और तो अब जो x की वैल्यू 0 होगी, तो मुझे बताओ c कितना हो जाएगा। बताओ बच्चों, इक्वेशन क्या आई थी, x इक्वल टू आया था k नॉट इंटू टी प्लस सी, यही तो था इंटीग्रेशन जब उसे सॉल्व किया था अभी। तो यहाँ पे जरा वैल्यूज तो रखो, t की वैल्यू 0 करो, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ 0 है, तो मुझे बताओ यहाँ से c इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0। क्या मेरी बात समझ में आई? c इक्वल टू 0, c आपका इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, अभी बताएंगे ग्राफ को लेके। तो c आपका हो गया बाई इक्वल टू m प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से बच्चों में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग तरीके से कि भाई k नॉट अगर निकालना है तो आपका x डिवाइड भी क्या हो जाएगा, t। अरे बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? t इक्वल टू 0 टाइम पे c की वैल्यू 0, तो हम k नॉट निकाल सकते हैं x डिवाइड बाई t। कोई कंफ्यूजन? यस, फर्स्ट। अब बात करते हैं इसके हाफ लाइफ को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है आधा हो जाना, ठीक है, आधा हो जाना। तो आधा होने में कितना टाइम लगता है? मैंने आपको 10 ग्राम दिया कोई चीज, 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना टाइम लग रहा है, वही आपका हाफ लाइफ होता है। तो टी हाफ निकालेंगे तो टी हाफ का मतलब बच्चों एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगी a/2। बताओ जरा। बिल्कुल सही है। टी हाफ का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू बच्चों a/2 हो जाएगी, और x की वैल्यू a/2 हो जाएगी, तो हम सीधे इक्वेशन पे आते हैं और फॉलो करते हैं और निकालते हैं। देखो इसका आंसर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी नॉट इज इक्वल टू, बताओ भाई जल्दी से, ऊपर x दे रखा है तो ऊपर a डिवाइड बाई नीचे कितना 2 इंटू हम लिख सकते हैं यहाँ से टी हाफ। अरे भाई t की जगह क्या टी हाफ पुट कर दो, और x की जगह बच्चों क्या a/2 पुट कर दो। बात समझ में आ गई? अरे सभी को बात क्लियर हो गई है? जिसको बेटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ से टी हाफ इधर निकालता हूँ, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट डिवाइड बाई 2 के नॉट। बताओ सभी लोग, ये बच्चों हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, इजी थी बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? टी आप समझ में आ गया सभी को? ओके। अब सुनो, इसके बाद नेक्स्ट जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। टी टाइम बाद हम लोगों ने अभी एक्स निकाला कि कितना डिसोसिएट हुआ होगा, हमने हाफ लाइफ निकाला, हमने के निकाला। अब बात करते हैं कि भाई टी टाइम बाद रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मतलब क्या निकालना है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है? आपको निकालना है ए माइनस एक्स। बात दिमाग में बैठ रही है? ए माइनस एक्स को ही तो बताना है भाई, ए माइनस एक्स ही तो बचा है टी टाइम बाद। ये बात समझ में आ रही है? तो ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, एक्स इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी कर लो बच्चों, और दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। मुझे बनाना क्या है, एक्स को बनाना है ए माइनस एक्स। ये हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि एक्स को हम ए माइनस एक्स कैसे बना सकते हैं।
दोनों दोनों साइड पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने क्या किया बेटा, बताओ जल्दी से, हम और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या फॉलो कर सकते हैं भाई, ये हमारे पास बन गया माइनस का मल्टीप्लाई करके। अब इसके साथ में क्या करूं, बताओ जरा, बताओ बच्चों, एक एक कुछ ए तो बचा है, ए को देखो, दोनों साइड सेम टर्म का एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करो कोई चेंज नहीं होता है, वो तो आपको पता है। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड में यहाँ पे ए का एडिशन कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे हो गया है ए माइनस एक्स, अरे भाई ए का एडिशन ना प्लस ए हो गया ना, इज इक्वल टू, इधर हो गया है माइनस के नॉट इंटू टी, और प्लस बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ए। कोई कंफ्यूजन, बताओ जल्दी से। ये बच्चों हो गई है थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक सभी को समझ में आया, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ बच्चों, जल्दी से बताइए भाई। ए माइनस एक्स की तो वैल्यू अपन को निकालनी थी टी टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू निकल के आ गई, समझ में आ गया पूरा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल। अब इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट में इसके जो ग्राफ वगैरह हैं सब एक साथ बताऊंगा, पहले समझ लो है ना किस तरीके से ये डेरिवेशन लिखे जाते हैं, ठीक है। फॉर मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ही इजी मेथड है, जिससे आप नॉर्मल आप कैलकुलेशन करते हो वही कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं जरा। तो भाई ए से बी, यहाँ से टी इज इक्वल टू 0 बटा कॉन्सेंट्रेशन इसका ए होगा, यहाँ पे इसका 0 होगा, बिल्कुल ईजी है, आप समझते चलो, देखो दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल एकदम से, कभी कोई गलती नहीं होने वाली, न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अब अगर इसमें इसके रेट लिखना चाहूँ, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, तो भाई माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी सीधा लिख लें, इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस प्लस बटा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी निकाला था, हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सुनो, अब मैं बात कर रहा हूँ एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, टी टाइम बाद आपका रेट के साथ हम बात करने वाले हैं। देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आर इक्वल टू क्या था बच्चों, था एक K1, मैं लिख सकता हूं कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा उसकी पावर क्या होगी भाई, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 ही होगी, अरे 1 होगी ना टी टाइम बाद, अरे यही तो लिखा जाएगा रेट, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, बिल्कुल सही बच्चों। तो आर को मैं लिख सकता हूँ क्या, dx बाई dt, तो आर को लिखा मैंने dx बाई dt इज इक्वल टू यहाँ से K1, कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्या है टी टाइम बाद ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स इसकी पावर 1, भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेना, और ऐसा पहले तो ये करो, इंटीग्रेशन करने से पहले सेम टर्म को एक तरफ कर लो, ये dx है x दिख रहा है, तो ए माइनस एक्स को इसकी तरफ ही लेके आ जाओ, और dt को इधर भेज दो। बस ये आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करते समय सिमिलर टर्म को सिमिलर साइड हम लोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है, फॉर्मूले हमारे फिट हो जाते हैं, बस ये तरीका होता है। तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, dx डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यस K1 इंटू आपका dt। ये पूरी बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल। इंटीग्रेशन कर लो सीधा, इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ये क्या होगा, x dx डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, फॉर्मूला होता है बच्चों लॉग, लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर से क्या बचेगा, K1 इंटू टी प्लस आपका बेटा कांस्टेंट c, हम लगा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो आपका c आ गया। अब देखो जरा, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पे क्या होगा भाई, t इज इक्वल टू 0 पे तो x कुछ बनेगा नहीं, तो x की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, राइट, t की वैल्यू बेटा यहाँ से 0 पुट कर दो, है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो देखो जरा क्या चेंज होने वाला है, तो c इक्वल टू निकल के आ जाएगा माइनस लॉग ए, भाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी माइनस लॉग ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं तो सी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है वहां पे, ठीक है, इंटरसेप्ट का। अब यहाँ से पूरी क्वेश्चन बना लें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग, यहाँ से होगा ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर बच्चों क्या बनेगा K1 इंटू टी, K1 इंटू टी, और यहाँ पे होगा सी की जगह होगा माइनस लॉग ए। कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल भी नहीं, ये सब बेटा बेस ई के साथ चल रहा है, लिसन केयरफुली, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो लॉग का है बेस ई के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, तो लॉग ए माइनस एक्स है, यहाँ पे लॉग है एक तरफ कर लो, K1 टी को एक तरफ कर दो, तो यहाँ से क्या है K1 टी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए माइनस, मैंने लिखा है बच्चों लॉग ए माइनस एक्स, ये लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो बच्चों K1 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। कोई कंफ्यूजन, ये पूरा का पूरा टर्म बच्चों किस में चल रहा है, ये आपके बेस ई के साथ चल रहा है, तो क्यों ना बेस 10 में बदला जाए, तो बेस 10 में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बताओ जरा, तो यहाँ से k इज इक्वल टू, जिसको हम K1 बोल सकते हैं, K1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी, ये आपका लॉग बेस ई ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, तो ये बेस ई का आ गया फॉर्मूला,
ठीक है, अब इसमें बस चेंज करना है कि बेस 10 के साथ लेके जाना है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2.303 की कहानी आपको पता ही है। तो यहाँ बच्चों मिलेगा K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, यहाँ से हो जाएगा log बेस 10 a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। ये बच्चों बन गया हमारा जनरल इक्वेशन। इसी कैलकुलेशन को आपको इसी फॉर्मूले से आपको चीजों को सॉल्व करना है। टी हाफ के बारे में बात करें तो टी हाफ बच्चों यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा। टी हाफ आधा होना, आधे होने का मतलब क्या, आधे होने का मतलब क्या कि x की वैल्यू बच्चों क्या a/2। अरे बताओ जरा, x की जगह बच्चों a/2 पुट करेंगे तो यहाँ से जरा बताओ k1 इक्वल टू क्या होगा, k1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू, ये पूरी इक्वेशन बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है लॉग के साथ। भाई लॉग तो लिख ही लें, बाकी जरा बताओ x की वैल्यू a/2 पुट जरा पुट करो और करो जरा एलसीएम लेके पूरा कैलकुलेशन करो, कितना बचेगा log 2, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या होगा t, आप कर लो सॉल्व से पूरा। और यहाँ से अगर log 2 की वैल्यू मैंने आपको लिखा चुका हूँ, इसका जरा मल्टीप्लाई करो 2.303 के साथ, तो ये बच्चों आता है k1 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई आपका यहाँ से नीचे क्या है t। अरे यही तो दिख रहा है, अरे बात समझ में आ रही है। अब टी हाफ को बाहर निकाल दो, टी हाफ इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k1, एक नया इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे ये है कि जो टी हाफ है हाफ लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखो ध्यान से, टी हाफ अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ इस इक्वेशन से, तो टी हाफ इक्वल टू होगा 0.693 डिवाइड बाई के। तो भाई यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन गायब हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है हाफ लाइफ। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर अगर आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है हाफ लाइफ, तो इसका मतलब ये रिएक्शन बच्चों रेडियो एक्टिव डिके की तरफ होगी। तो जितने भी आपके रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, और जिसकी वजह से बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड डिपेंड करता नहीं है बच्चों हाफ लाइफ वगैरह, है ना, क्योंकि बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है ही नहीं। तो जितने भी रेडियो एक्टिव आपकी डिके होती हैं वो ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही डिफाइन करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब सुनो, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, कि भाई टी टाइम बाद हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का वो क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, K1T इज इक्वल टू log A डिवाइड बाई A माइनस एक्स। अरे भाई यही इक्वेशन है, तो A की वैल्यू बच्चों लिख लेते हैं अपन C0, और A माइनस एक्स जो T है उसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं CT। कोई कंफ्यूजन? भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और टी टाइम बाद A माइनस एक्स, भाई यही तो लिखा मैंने, बस इसकी वैल्यू को उठा के वहां पुट कर लो। तो ये बन गया K1T इज इक्वल टू log C0 डिवाइड बाई CT। अरे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसा करो कि भाई मुझे बनाना क्या है कि टी टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताना है, तो कैसे निकाला जाए। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस K1 इंटू टी इज इक्वल टू ये लॉग। अच्छा, अब माइनस को अगर मैं प्लस में करता हूं तो ऊपर सीटी लाना पड़ेगा, तो सीटी कर लेते हैं बिकॉज टी टाइम बाद ए माइनस एक्स की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए, तो सीटी डिवाइड बाई सी नॉट, ये बन गया। अरे बताओ भाई ये टर्म समझ में आया कि नहीं आया, माइनस K1 टी इज इक्वल टू लॉग सीटी बाई सी नॉट। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, सीटी बाई सी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो भाई सीटी डिवाइड बाई सी नॉट क्या होगा, भाई यहाँ से लॉग है तो बच्चों एक्सपोनेंशियल टर्म में जाएगा, ये आपको पता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, e की पावर क्या हो जाएगी माइनस K1 इंटू टी। कोई कंफ्यूजन? भाई e की पावर माइनस K1 इंटू टी हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ से ct लिख सकते हो, तो ct इज इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट e की पावर माइनस K1 इंटू टी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये क्वेश्चन बन गई है, थर्ड इक्वेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? भाई सीटी की तो वैल्यू निकालनी थी, भाई टी टाइम बाद जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का वो सीटी होगा, तो सीटी की वैल्यू निकल के आई कि नहीं आई, बताओ सब लोग क्लियर है, सभी पूरी की बात समझ में आ गई। तो बच्चों फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये हमारे जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से बात करते हैं कि हमें एक टेबल लेते हैं और उस टेबल की हेल्प से कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जब बच्चों बात करते हैं, हम एक तरफ लिखा है मैंने ऑर्डर, यहाँ पे लिखूंगा मैं रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ के बारे में, और इधर मैं लिखूंगा यहाँ पे के की वैल्यूज क्या होगी और टी हाफ। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे, और जहां पढ़ते हो टेबल पे आप वहां पे लगा लेना, और इसको ध्यान रखना किस तरीके से सॉल्व किया है मैंने अभी। जीरो ऑर्डर की बात करें तो रेट लो बच्चों क्या बनाता बताओ, आर इज इक्वल टू बनाता के नॉट, यहाँ पे ए आया था कॉन्सेंट्रेशन, इसकी पावर जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ ना आर इज इक्वल टू के नॉट। कोई कंफ्यूजन नहीं।
अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, रेट कांस्टेंट में तो के नॉट इज के जीरो इक्वल टू क्या आया था बच्चों, एक्स बाई टी, यही तो निकाला था हम लोगों ने। और ए माइनस एक्स के बारे में बात करो तो ये क्या आया था, ए माइनस एक्स इक्वल टू आया था माइनस के साथ आया था, ये आया था आपका, यस ये आया था माइनस के साथ आया था, याद करो के नॉट इंटू टी प्लस ए, ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आई थी। जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है, रेट रेट लॉ एंड के की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे आर इक्वल टू होगा के, ए की पावर क्या होगी, सिंपल वन, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ से हमने के वन निकाला था, के वन बच्चों क्या फॉर्मूला था, 0.2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन इसी सॉल्व होते हैं। सी टी टाइम बाद बच्चों क्या आया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी टी इक्वल टू आया था सी नोट ए की पावर माइनस के वन इंटू टी, ये अभी जस्ट मैंने बताया, इजी है, क्लियर हो रहा है। कुछ ही क्वेश्चन है उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों सेकेंड ऑर्डर आता है, तो सेकेंड ऑर्डर को निकालना नहीं है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं मैक्सिमम। तो मैं आर इक्वल टू लिखूंगा के ए की पावर टू, ठीक है, ये तो हो गया बच्चों इसका रेट लॉ। अगर मैं इसके के निकालने की बात करूं तो के कैसे लिखेंगे हम लोग, के टू इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टी ब्रैकेट में वन डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, और माइनस करके होगा वन डिवाइड बाई ए, ये होगा बच्चों इसका रेट कांस्टेंट, ठीक है। के साथ एक इक्वेशन ये हो गई है, ध्यान रखना, ठीक है। पूरी बात समझ में आ रही है भाई। सेकंड ऑर्डर के लिए आपको यही बस ध्यान रखना, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं सीधे, बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे फॉर्मूले याद रख के बैठो फिर एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब nth ऑर्डर पे आते हैं, तो nth ऑर्डर तो इजी है, उसमें क्या करेंगे, ऊपर कंपेरिजन कर सकते हैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के साथ क्या क्या वैल्यूज बदल रही हैं, किस तरीके से बदल रही हैं। तो r इक्वल टू के की पावर n लिख सकते हैं। अच्छा, अभी यहां से हम क्या करें, तो ये बेटा हो जाएगा वन डिवाइड बाई, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे एक, अगर मैं निकलना चाहूँ रेट कांस्टेंट के साथ इक्वेशन बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, तो वो के एन इक्वल टू होगा वन डिवाइड बाई एन माइनस वन इंटू टी, ध्यान दे लो, और यहाँ ब्रैकेट में होगा वन डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इसकी पावर एन माइनस वन, और माइनस बच्चों वन डिवाइड बाई ए इसकी पावर एन माइनस वन। बस इसी को ध्यान रखना, डायरेक्ट है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं। अब हाफ लाइफ पे बात करें तो बेटा जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या था, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ, तो टी हाफ इज इक्वल टू था ए डिवाइड बाई टू इंटू के नॉट, ठीक। अच्छा, सेकेंड बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू क्या था 0.693, भाई यहाँ तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर में, लेकिन यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा था, ये था फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। टी हाफ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, भाई वो तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूं तो टी हाफ क्या होगा, वो टी हाफ आएगा वन डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई के टू, ये होगा आपका यहाँ पे थर्ड ऑर्डर को लेके, ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर nth ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा, तो nth ऑर्डर का टी हाफ होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन माइनस एन, वन माइनस एन होता है। तो कभी कंपेरिजन, बस इतने ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को हमने ड्राइव कैसे किया है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों हम लोग जब कल मिलेंगे तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो ग्राफ है वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस।